Let's begin with your new chapter. That is how do organism reproduce. तो इसमें आपको बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फर्स्ट। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि आखिर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन का। तो आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस में एक रिप्रोडक्शन भी एक क्या है, यूनिट है। लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स। It is a process of life. If you want to continue any species on this earth, must have the reproduction process in them. अगर हम किसी भी स्पीसीज का हम ये चाहते हैं उसकी नस्ल इस अर्थ पे बाकी रहे, उसका रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, ठीक है ना। समझ गए? It is an essential life process. लेकिन वहीं पे सवाल ये उठता है कि इट इज नॉट लाइक द लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उस तरह से एसेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है बिकॉज टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसलिए लाइफ को ये करने के लिए थोड़ा सा आप लोग म्यूट कीजिए, आप म्यूट करके रहें। देखिए एक जगह जो क्लास कर रहे हैं ना, आवाज आ रही है, आप लोग म्यूट करके रहें थोड़ा सा, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब इसमें जो समझना है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म पूरा हूबहू अपना कॉपी बनाते हैं, या कुछ केसेस में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इस चीज को बहुत क्लियर कर लेना है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग करता है तो एग्जैक्ट क्लोन नहीं बनता है, बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर प्लांट्स डू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, क्लोन का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट कॉपीज बनता है, ठीक है। बट सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो, the reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन बीइंग किसी जानवर को जन्म दे। एक ह्यूमन बीइंग को ही जन्म दे सकता है, अपने ही जैसा बॉडी डिजाइन बना सकता है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन जरूर होता है, चाहे वो असेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। चेंजेस कहाँ आते हैं? तो चेंजेस उसके कैरेक्टर में आते हैं। चेंजेस मतलब बेसिक लेवल पे चेंजेस नहीं आते, जब हम और डीप उसको ये करते हैं तो वहां पे हमें चेंजेस दिखते हैं। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्प्रिंग में चेंजेस आ रहे हैं। बट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लूप्रिंट? आखिर इस ब्लूप्रिंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको मैंने बताया था डीएनए के बारे में। डीएनए in the parent is responsible for the blueprint of their offspring. अगर बॉडी स्ट्रक्चर, अगर उनकी फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बहुत मिलती अगर फादर से है, तो दैट इज ड्यू टू डीएनए। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए से पहले आप उसको अगर उसका चेन देखें तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। मैंने बताया था ऑलरेडी, क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रैंड होता है डीएनए। और क्रोमोसोम से पहले बात करें तो वो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। अगर नया कोई सेल बन रहा है, एक पेरेंट सेल एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस नए सेल में सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर होगा। फिर वो क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं जब सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन के समय ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए उसके बाद क्या करता है? अपना हूबहू उस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। तो डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जेनेटिक्स जब पढ़ना है, हेरिडिटी जब पढ़ना है।
वो उसी टॉपिक पे बेस्ड है, लेकिन अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझें। क्लियर है? तो क्रोमोसोम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, डीएनए के बारे में 9th में ही बताया गया था। बहरहाल मैंने रिवीजन करा दिया, वो आप समझ चुके हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द लाइन्स इन द एनसीईआरटी विल से दैट इन प्रीवियस क्लास, इन क्लास 9 यू हैव लर्न। समझ रहे हैं ना? यही बात है। 9th को फिर खोल के देखना होता है कि 9th में आपने क्या पढ़ा है। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत डिटेल पढ़ने के लिए 9th की बुक भी पढ़नी होती है कि आखिर हमने डीएनए अगर पढ़ा है 9th में तो कैसे होगा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आखिर वो कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया कि वाई डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज और नॉट, अगर करते हैं तो कैसे और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं। अब वेरिएशन क्यों होता है? वेरिएशन की जरूरत, अगर एग्जैक्ट कॉपीज नहीं हुआ तो क्या होगा? वेरिएशन तो बनेगा ना, वेरिएशंस होंगे, या तो कॉपी या तो वेरिएशन, दो ही ऑप्शन है। तो वेरिएशन जो हायर लेवल पे वेरिएशन होता है वो वेरिएशन की जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना? अगर वेरिएशन नहीं होता तो इंसान अभी भी बंदर की तरह, उसके पास पूंछ होता और उसके पास बॉडी पे फेदर्स होते। तो वेरिएशन की जरूरत है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो अनवांटेड चीज है वो धीरे 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 डिसअपीयर होने लगता है बच्चों में। जैसे एग्जाम्पल, रिसेंट डेट में, रिसेंट एज में अभी ये देखा जा रहा है कि जो अब के जनरेशन के बच्चे, उनके विजडम टूथ नहीं हो रहे हैं। विजडम टूथ आपको पता है, अकल दत्ता कहते हैं, यानी जो 8वां दांत है, एक तरह का 8 होता है ना, तो 8वां दांत जो है, जो विजडम टूथ ऊपर में, इधर इधर ऊपर में, नीचे लास्ट में जो होता है, तो वो अब नहीं निकल रहा है। वाई सो? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कि वो पेरेंट जब यूज नहीं कर रहा था तो उसके बेबी में वो फॉर्मेशन नहीं हुआ। वो एडेप्टेशन की वजह से, क्योंकि वो अडेप्टेड है बाकी के टूथ से ही खाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? ये आईब्रोज पहले बड़े बड़े हुआ करते थे। हमारे पेरेंट्स, फादर्स, फोर फादर्स में आईब्रोज क्या होते थे? बड़े बड़े। इसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन ही कहा जाता है, बस एक सुंदरता के लिए आईब्रोज है। लेकिन ये धीरे 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 अब आईब्रोज भी डिसअपियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे कई वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझ में आ रहा है? टू अडेप्ट, why the variation is needed for adaptation, ताकि इंसान आपके हिसाब से क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। समझ रहे हैं ना? सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वेरिएशन एक लाइन में यहाँ पे कहा गया, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज ओवर टाइम, यानी समय के अनुसार कोई एक नस्ल बाकी रह सके, जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके, वेरिएशन जरूरी है। क्लियर है? और भी कई एग्जाम्पल बताया गया है, बैक्टीरिया से बताया गया है। बैक्टीरियाज जो है आबादी हैं लिविंग इन दिस टेम्परेट वाटर। ठीक है ना? पहले क्या था कि पहले अगर हार्श कंडीशन होगा तो सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। अब देखिए कि आरओ वाला पानी हम यूज करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसमें जर्म्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो अडेप्टेड हो गए हैं उसमें रहने के लिए। पहले क्या था, सिंपल सा लोग धुआं करके, स्मोक करके, छोड़ के क्या करते थे, मच्छरों को भगा दिया करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल जो है आप घर में मॉर्टिन यूज करते हैं, उस पे भी वो नहीं भागते हैं। पता है आपको? मतलब मोस्ट ऑफ देम आर अडेप्टेड दैट कंडीशन। ज्यादातर मॉस्किटोस क्या हो गए हैं, उस कंडीशन में रहने के क्या हो गए, अडेप्टेड हो गए हैं, रहने के लिए अडेप्टेड हो गए। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक और मैं एग्जांपल दूंगा वेरिएशन का। अब देखिए, मान लीजिए कि अभी अभी एक वायरस आया, कोरोना वायरस, है ना?
अगर हमारे अंदर कोरोना वायरस से लड़ने का इम्यून सिस्टम बन जाता है, बीमारी लड़ने की क्षमता बन जाती है, तो हमारे से जो ऑफिस स्प्रिंग होंगे उनके अंदर भी ये इम्यून सिस्टम जरूर होगा। बात समझ में आ रही है ना? वो उनको फिर किसी तरह का आप कह लीजिए कि उसकी जरूरत नहीं होगी, क्या कहते हैं, टीका की जरूरत नहीं होगी उसके अंदर। हाँ, उसको कहते हैं इनहेरिटेड इम्यून, यानी हमने जो इनहेरिट किया इम्यून वो उसके अंदर होगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन 2 पूछा गया, ये लास्ट टाइम में मैंने सॉल्व कराया था। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन? आखिर रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी की क्यों जरूरत है? अगर डीएनए कॉपी नहीं करेगा रिप्रोडक्शन में, तो क्या आपको लगता है कि इंसान का बच्चा इंसान होगा? नहीं हो सकता है। Because the eyes that we get here, the nose that is fixed in the same place, the mouth that is fixed on the same position, the hands, the legs, जो भी पोजीशन बच्चे का होता है उसकी आंख में, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स, अगर वो मिलता जुलता है पेरेंट से, तो ड्यू टू डीएनए कॉपीइंग, अगर कुछ गड़बड़ी होती है किसी बच्चे में, तो डीएनए में जीन का मैनिपुलेशन होता है। बात समझ में आ रही है ना? कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है और हुआ है कि आंखें जो है क्या हो, एक ना हो। बात समझ में आ रही है ना? हाथ जो है वो टेढ़ा निकल रहा हो। 6 फिंगर्स वाले लोगों को आपने देखा है, 6 फिंगर्स वाले लोगों को, तो क्या आपको लगता है कि उनके फादर में 6 फिंगर्स थे? ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि डीएनए कॉपिंग के होने के समय में कुछ जीन का मैनिपुलेशन हुआ है, जिसके वजह से ये 5 फिंगर्स के जगह 6 फिंगर्स हो गए हैं। बात समझ में आ रही है ना? थर्ड आई वाले अभी आजकल बहुत सारा केस निकल रहा है, तो इसको कहते हैं क्या? जीन मैनिपुलेशन। जीन समझते हैं ना जी? डीएनए का एक पर्टिकुलर कोड, उसे जीन कहते हैं। Why is variation beneficial for the species? वही है, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब asexual type of reproduction, ऑर्गेनिज्म के द्वारा asexual reproduction का प्रोसेस क्या है? आप जानते हैं ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही asexual reproduction होता है। यूनिसेलुलर समझते हैं everyone? If you do not understand, I'm not going to insist you to ask me the question. It's your duty to ask me. Understood? It's your responsibility to ask. Sir, I haven't understood. मुझे समझ नहीं आया। ठीक है? अगर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कोई भी टॉपिक में ऐसे सरसरी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा चुका है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हैं, ज्यादातर जो प्रिमिटिव होते हैं वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे अमीबा, यानी अमीबा में फीजन होता है। फीजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा, सबसे सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन है ये। एक पेरेंट सेल था, यू कैन सी ओवर हियर, और धीरे धीरे इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं इसको? स्प्लिटिंग। सिंपली स्प्लिट कर जाता है 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है ना, और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बाइनरी फिजन इन अमीबा है। क्लियर है? ऐसे लिश्मेनिया में भी बाइनरी फिजन होता है, वैसे ही, जिससे काला अजहर, एक बुखार का नाम है, काला अजहर कहते हैं उसको, जो होता है लिश्मेनिया के कारण। ठीक है? दूसरा जो है मल्टीपल फिजन, उसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम जैसे एक ही सेल में कई न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस कई न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। हर न्यूक्लियस एक नए यंग वन को जन्म देता है, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन मैंने बताया था, देयर इज वेरी सिमिलैरिटी इन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि एक प्लांट है और प्लांट से एक पार्ट डेवलप किया, और ये क्या हुआ, कट के नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया।
पूरा पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना उसके एक पार्ट से। बात समझ में आ रहा है ना? हाइड्रा में, स्पाइरोजीरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। समझ में आया? सर हाइड्रा में बर्डिंग होता है सर। बर्डिंग भी होता है और बल्कि रीजेनरेशन होता है, ठीक है ना? स्पाइरोजीरा इसका एग्जाम्पल है। स्पाइरोजीरा ये मैच्योर होने के बाद टूट जाता है, टूटने के बाद हर इसका फ्रेगमेंट नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। आ गया ये? मैंने बताया रीजेनरेशन और ये बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें ये है कि रीजेनरेशन में जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म ही बने। मैंने बताया था हाइड्रा में तो ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया जो है कट इनटू मेनी पीसेस, और हर पीस क्या होगा? जैसे सिंपल सा प्लेनेरिया है, हर पीस में फ्रेगमेंट हुआ, हर पीस एक नए प्लेनेरिया को ये किया। लेकिन अर्थ फॉर्म की बात करें, उसमें भी रीजेनरेशन होता है। या आप देख लीजिए आपके घर में जो होम लिजार्ड होता है, उसका अगर पूंछ कटा तो रीजेनरेशन के माध्यम से वो पूंछ फिर से आ जाता है। तो इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ये सेलुलर लेवल पे होता है। क्या होता है ये? सेलुलर लेवल पे, यानी हर एक सेल रीजेनरेशन में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे पेरेंट तो अपना है ही अलग, लेकिन इंडिविजुअल अलग होकर नया प्लांट को जन्म दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि पूरा पूरा पेरेंट ही फ्रेगमेंट्स वो करके हर एक फ्रेगमेंट नए नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है। तो इसका डिफरेंस समझ में आया या फिर बताया जाए? रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है आपको? रीजेनरेशन में ये हो रहा है कि एक प्लांट है, मान लीजिए, ठीक है, या ट्री मैंने बनाया है, यहाँ पे एक ट्री है, ट्री से एक नया ब्रांच निकला, क्लियर है? ये ब्रांच अपने से श्रेड होके गिर के एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। तो दिस इज सिंपली रीजेनरेशन, ये ऑर्गेन लेवल पे हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है कि प्लेनेरिया में हर पूरा ऑर्गेनिज्म जो है टुकड़ों में कट जाता है। क्या होता है? पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म कटता है, और हर एक पार्ट, यानी ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये पार्ट भी एक नया ऑर्गेनिज्म, ये पार्ट भी बनाएगा, यानी पेरेंट 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 का कोई वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? पेरेंट का वजूद बाकी नहीं रहेगा, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म नए नए ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया का है जो मैं एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे ये पेरेंट है। अब बताइए कि वो पेरेंट यहाँ बाकी रहा? नहीं रहा ना? एक नया, ये एक नया, ये एक नया, ये होता है रीजेनरेशन, ठीक है? और हाइड्रा में भी कुछ ऐसे ही होता है। हाइड्रा का ये वाला पार्ट तो नया ऑर्गेनिज्म में बनेगा ही, लेकिन क्या होता है? पेरेंट रहेगा। पेरेंट रहेगा, ठीक है? Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process budding, आउटग्रोथ बनता है और आउटग्रोथ से एक नया वो बन जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जनरली हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ना है, ठीक है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद ग्राफ्टिंग करते हैं या लेयरिंग करते हैं या टिश्यू कल्चर करते हैं, और क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, ठीक है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, ये 3-4 मेथड्स हैं किस चीज के? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नोट्स में अपने लिखवाना नहीं होगा, फिर आंसर लिखना। आप सभी ने लिखा है, इसको लिख के तो नहीं दिखाना होगा। नहीं सर। अब इसके बाद से जो है देखिए ब्रायोफिल्म, ये भी जो है क्या है? बर्डिंग का ही एग्जांपल है। अब एक स्पोर फॉर्मेशन है, ये राइजोपस पूरा पूरा प्लांट अपने जगह खड़ा रहता है, इसका एक फ्रूट फूट के क्या करता है? जमीन के ऊपर फैल जाता है, इसके अलग अलग सीड्स, और हर एक सीड क्या करेगा कि नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, दैट इज कॉल्ड स्पोर।
ठीक है, बहुत आसान है। कल हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिवीजन कराएंगे। तो इसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का क्या अंतर है। ये ब्लू बॉक्स वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये वीवीआई होता है। वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज्यादा ब्लू बॉक्स का ये जो है ब्लू में लिखा हुआ ये क्वेश्चन कर लेना होता है। ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, आंसर लीजिए, सर्च कीजिए, लेकिन रेडी रखिए। सर हाँ बोलिए, आप किसी को कोई लास्ट डाउट में भी दिया रहता क्या? है सर, लास्ट में भी दिया रहता है क्वेश्चन। हाँ लास्ट में भी रहता है, यानी एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेना चाहिए। ठीक है, यस सर। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का अंतर समझ में आ गया। और हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिट इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो जाहिर सी बात है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि मोर देन वन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि हर एक स्पोर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। Can you think of reasons why more complex organism cannot give rise to new? मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, या आपको अपना रीजन बताना है क्यों, आपको क्या लगता है। जैसे कि होम लिजार्ड में उसका पूंछ, उस लिजार्ड का पूंछ क्यों नहीं बन जाता है एक नए होम लिजार्ड में। बात समझ में आ रही है ना, कि उससे जो पार्ट्स कटा उसमें क्यों रिजनरेशन नहीं होता है। इंडिविजुअल में हो रहा है ना, जिसने हटाया, जिसका पूंछ कटा उसका पूंछ आ गया, लेकिन उस पूंछ से नया लिजार्ड नहीं बना, ऐसा नहीं क्या है। होता है। तो ये रीजन आपको सोच विचार करके बताना है। एंड व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों किया जाता है, मैंने बताया था डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को पाने के लिए। मान लीजिए हम चाहते हैं फल बहुत बड़ा भी हो और ज्यादा समय तक चले, और क्या हो, बहुत ज्यादा फलदार भी हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि उसकी बेस्ट क्वालिटीज को वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अलग अलग मेथड से, टिश्यू कल्चर हो या ग्राफ्टिंग, मैंने बताया था, ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा सकते हैं। Why is DNA copying an essential part of the process of? जाहिर सी बात है कि this one is essential part of reproduction। क्यों है आप बता सकते हैं? Because to get the same blueprint of the parent, ताकि उसका यंगमन एक बेबी, ह्यूमन बेबी हो। इसलिए ह्यूमन बीइंग में या किसी में भी उसके अपने ऑफ स्प्रिंग को बनाने के लिए डीएनए की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट? कुछ कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।